एक समय ऐसा आया था कि हमने अपने सिलेबस की शुरुआत की थी। हमने शुरू किया था सिलेबस के इंट्रोडक्शन से। हमने उसके बाद हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर से बहुत सारे लेक्चर्स को देखा, जाना, समझा और उससे फिर बहुत कुछ सीखा भी। ठीक है, जर्नी काफ़ी अच्छी थी। और आज का ये जो लेक्चर है ये हमारे इस पूरे सिलेबस का सबसे आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हमारे क्लास 12th में जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब आज हम उसको फाइनल करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इशू से केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देने की मुहिम में हमने आपके लिए हज़ारों वीडियोस बनाए हैं जिसको आप बिल्कुल ही फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास 12th बायोलॉजी एग्जाम्पलर में आज हम बिल्कुल डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आखिरी लेक्चर को। आखिरी लेक्चर जो केस बेस्ड का है, इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए इस पर हम नज़र डालेंगे। और इस तरीके से हम चले आए हैं अपने पहले सवाल की तरफ। कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। किसी 4 को हमें आंसर करना है, किन्हीं 4 सवालों के हमें जवाब देने हैं। राइट, किन्हीं 4 सवालों के हमें जवाब देने हैं। तो इन 4 सवाल में पहले हम पढ़ेंगे अपने इस पैराग्राफ को और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं उसको आंसर करेंगे। तो पैराग्राफ कहता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज ग्रोन इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। तो इसे कहना है कि बीते 100 सालों में ह्यूमंस के पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से बढ़े हैं। तो दिस मीन्स एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड। इसका मतलब है कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमेरस अदर कमोडिटीज। तो इन सारी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ गई। दिस डिमांड्स आर एक्सर्टिंग अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसे कहने का मतलब है कि दीज डिमांड्स आर एक्सट्रेडिंग ट्रेमेंडस प्रेजेंस इन आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। पॉल्यूशन भी कॉज कर रहा है। The need of the hour is to check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development. तो डेवलपमेंट का प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और हमें ध्यान ये भी देना है कि पॉल्यूशन को भी हम किसी तरीके से रोक सकें। पैराग्राफ हमारा हमसे ये कहता है, कुछ और चीज़ें कह रहा है, आप इसको पहले नोट करें। आप इसको नोट करें, फिर इस पैराग्राफ में और भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कह रहे कि पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर एंड सॉइल। तो एयर, लैंड है, वाटर है, सॉइल है, इन सब में जो अनडिजायरेबल चेंज है, फिजिकल चेंज आना, केमिकल चेंज आना, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी आना, दैट इज द पॉल्यूशन एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच द अनडिजायरेबल चेंज इज कॉल्ड द पॉल्यूटेंट। और जिन चीज़ों की वजह से ये अनडिजायरेबल चेंज आता है उनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो किया था 1986 में। वो इन्फॉर्मेशन है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट की इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एयर, वाटर एंड सॉइल। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। एंड फॉर दिस आप इसको नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इससे कुछ एमसीक्यूज। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि अनडिजायरेबल चेंजेस व्हिच अकर्स इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज। तो उस अनडिजायरेबल चेंज के बारे में बताना है। अकर्स इन जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको ए पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं, या फिर ऑप्शन बी पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन सी प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन डी हॉल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है। ए एंड बी में डिस्कशन करें तो सिर्फ चेंज की बात की जा रही है। तो चेंज की बात की जा रही है इसलिए हम पॉल्यूशन के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए को भी गलत करेंगे एंड पॉल्यूशन नामक जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इसको हम टिक करेंगे। क्रॉस चेक हम करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसको भी आप नोट कर लें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राइट, सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है, वाज पास बाय द गवर्नमेंट इन। कौन से साल में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया। क्या ये कहानी 1996 में हुई थी? तो नहीं। क्या ये कहानी 1946 में हुई थी? तो नहीं। क्या ये कहानी 1956 में हुई थी?
तो भी आंसर होगा नहीं। क्या ये कहानी 1986 में की गई थी? तो हाँ, ये कहानी है 1986 की। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आप इसको भी नोट करेंगे और हम इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक भी हमें बता रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट आंसर है हमारा। तो ऑप्शन डी को हमने टिक किया है, इसको आप नोट करेंगे। फिर हम जंप करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ 1 से केस नंबर 1 के तीसरे सवाल पर हम आ चुके हैं। कह रहा है कि द एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द अनडिजायरेबल चेंज। पहला क्वेश्चन में सीधा उस प्रोसेस के बारे में था, अब कह रहा है उस एजेंट के बारे में बताओ जो एजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, वो एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द अनडिजायरेबल चेंजेस सच एज केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज या फिर बायोलॉजिकल चेंज की हम बात कर लें तो उस तरीके के एजेंट को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया है हमें। पहला कहता है हम उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, दूसरा रेसिस्टेंट, तीसरा इंसेक्ट एंड चौथा डिप्लीशन। सो डिप्लीशन कभी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इंसेक्ट इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। बी रेसिस्टेंट भी नहीं होगा। सो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, दैट इज की यहां पर हम लोग लिखना चाहेंगे उसको हम लोग पॉल्यूटेंट का नाम देते हैं। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक हमने किया तो हमें दिखता है कि बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसी केस से हम चलेंगे अपने चौथे सवाल की तरफ, केस नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो केस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि व्हाट हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या चीजें बढ़ गई? तो ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ा तो ह्यूमंस की डिमांड बढ़ गई। सो डिमांड ऑफ वाटर जो थी वो बढ़ गई। होम, ऑटोमोबाइल्स, फूड एंड रोड्स हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। बढ़ते लोग और हर लोगों की अपनी एक डिमांड। तो पानी पीने वाले पहले 10 लोग थे, पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 15, अब उसी एरिया में पानी पीने वाले 15 लोग हो गए। तो वाटर की डिमांड जो है वो पहले अगर 10 लोगों के लिए 10 लीटर की थी तो 15 लोगों के लिए 15 लीटर की हो गई। तो पानी का डिमांड बढ़ गया। इस तरीके से होम, ऑटोमोबाइल्स, फूड, इन सब चीज का डिमांड बढ़ गया। सो सिंपल, सो इजी क्वेश्चंस आप सभी के लिए। इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। राइट, सो हियर कम्स द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कि विच एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पास किया, कौन सा एक्ट पास किया? तो गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। गवर्नमेंट के द्वारा ये 1986 में पास किया गया है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इसको भी आप नोट करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे। यहाँ हमारा पहला केस कंप्लीट होता है। इजी वीजी क्वेश्चन है यहाँ पे, इजी वीजी चीज़ है, आसान यूनिट है। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज कि हमारा केस नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। राइट, सो हियर कम्स द केस नंबर 2। केस नंबर 2 का कहना है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। तो हम अपने रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए एयर पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियस सी बात है, एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेज द इंजरी टू आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजरी कॉज कर सकते हैं किसी तरीके का। अगर कोई चीज़ अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन करता है तो उसके इन होने से हमारा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज आ सकता है, या फिर हो सकता है कि हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें, इंजरी जो है वो पॉसिबल। दे रिड्यूसेस द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड कॉजेज द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स को भी डिस्टर्बेंस। एयर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो deleteriously affect the respiratory system of humans and all the animals. Harmful effects depends on the concentration of pollutants, duration of exposure of the organism. Smoke stacks of thermal power plant से निकलता हुआ, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स है और जो भी गैसेज है वो एयर पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करता है। एंड गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विद द हार्मलेस गैसेज such as nitrogen, oxygen and etc number of things. So this is the information जो आपको नोट करना चाहिए। आप इसको नोट करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। आगे इसमें और इंफॉर्मेशन देता है कि these pollutants must be separated, filtered out before releasing to the harmful gases into the atmosphere. तो इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले जरूरी है कि हम इसको फिल्टर कर ले, सेपरेट कर ले। These are the several ways of improving particulate matter. The most widely used of which is the electrostatic precipitator. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करके हम इन पॉल्यूटेंट्स को चाहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर को हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं
और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो करीब करीब 99% ऑफ द जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। निगेटिव चार्ज का यहाँ पर खेल है, कहता है इट इज इलेक्ट्रोड वायर विद द मेंटेन एंड सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के करंट्स वहाँ पास किए जाते हैं, विच प्रोड्यूसेस ए कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। कोरोना प्रोड्यूस होता है वो जो कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। कोरोना, दिस इज नॉट अ वायरस। This electron attaches the dust particles giving them to the net negative charge. तो negative charge का यहाँ पर गेम है। The collecting plates of the are grounded and attracted to the charged dust particles. The velocity of the air between the plate must be low to enough to allow the dust to fall. A scrubber can remove gases like sulfur dioxide. So this is the पूरा information जिसको हम बोलते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। Starting from here, यहाँ तक आप लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर आपको फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, देन हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, राइट। सो पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन। तो एयर पॉल्यूशन का जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, या इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब हम देखें इन सारे ऑप्शंस को, हमें समझ में आता है कि ये जो पॉल्यूटेंट वाला ऑप्शन है ये थोड़ा अलग है इन तीनों के मुकाबले। सो इसको हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा आंसर नहीं होगा। वी विल गो विद आवर ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, एंड क्रॉस चेक करेंगे हम साथ में। तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे, फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस पॉल्यूटेंट्स विद द हार्मलेस गैसेस। कौन से हैं इसमें से जो हार्मलेस गैसेस के साथ रिलीज करते हैं? ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी स्मेल्टर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो ये सभी हैं, सो हम ऑप्शन डी के साथ जाना पसंद करेंगे। क्रॉस चेक करेंगे तो हमें समझ में आता है कि सारे ऑप्शंस के सही होने के कारण हमने ऑल ऑफ देम को टिक किया है, राइट। तो आप भी ऑल ऑफ देम को टिक करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन सबको आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमसे क्या कहता है। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हमसे कहना है कुछ ऐसा कि इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर corona releases electrons which attach to dust particles and the electron gives dash charge to the dust particle। कैसा चार्ज होता है? तो ये नेट नेगेटिव चार्ज है, हम देखा था। सो ऑप्शन ए नेट पॉजिटिव गलत हो जाएगा, नेट न्यूट्रल ये भी गलत हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज का पूरा गेम जाना है तो नेट नेगेटिव हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी को हम टिक करना चाहेंगे। ऑप्शन डी जो कह रहा है नो चार्ज, तो नेट न्यूट्रल वही चीज है। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम बिल्कुल। सो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख दो नेट नेगेटिव, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट करें, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज अपने केस नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्या कि वाई एयर पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्यों हार्मफुल हैं? बहुत ही आसान सवाल कि द एयर पॉल्यूटेंट्स रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। इट ऑल्सो कॉजेज द इंजरी टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंजरी कॉज करता है। ऑल ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हेंस एयर पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल। वेरी इजी, सबको परेशानी पहुंचा रहा है। सो दिस इज हार्मफुल। आगे बढ़ते हैं। Can I name any two precipitator which can remove the particulate matter? तो बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है और स्क्रबर है। ये दो तरीके के हमारे पास प्रेसिपिटेटर है जो हमारे हार्मफुल पर्टिकुलेट मैटर को जो है वो हमारे एयर से वो खींच के बाहर करते हैं, राइट। इसको आप नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कहने का कि हम अपने चलेंगे केस नंबर 3 की तरफ और केस नंबर 3 को रीड करेंगे पहले, फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। सो हियर कम्स द केस नंबर 3। कहता है कि विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, लार्ज पॉपुलेशन है व्हीकुलर ट्रैफिक का, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन द लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो दिल्ली में पॉल्यूशन काफी बढ़ गया। मोर कार्स है किसी भी स्टेट के मुकाबले, जैसे गुजरात, वेस्ट बंगाल को एक साथ रख दो उससे भी ज्यादा कार है। 1990s की बात करें तो दिल्ली को
रैंक किया गया था 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में चौथा स्थान हासिल हुआ। एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट ए पब्लिक इंटरेस्ट लाइटनिंग PIL was filed in the सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया। आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया, समझा, जांचा, पढ़ा, थोड़ी जांच पड़ताल की गई। अंडर द डायरेक्टिव्स of the government was asked to take within this specific time period appropriate measure including the switching over the entire fleet of the public transport that is bus, डीजल को सबको बस ये सबको जो था वो डीजल से उठा करके कंप्रेस नेचुरल गैस CNG की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना था। एक ही इंफॉर्मेशन जो आप नोट करेंगे, राइट। इसके बाद हम चलेंगे आगे, कुछ और इंफॉर्मेशन है। फिर कहता है कि दिल्ली के सारे बसेस को जो है वो 2002 तक CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि CNG जो है वो डीजल से बेटर क्यों है, और इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। कह रहा है कि CNG जो है वो बहुत अच्छे से बर्न होता है, पूरा कंप्लीट कंबशन होता है वहाँ पे, पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बेटर उसका कंबशन होना है। ऑटोमोबाइल्स में जलता है, पैसा भी कम खर्च होता है, और यही सब कुछ रीजंस है। द मेन प्रॉब्लम इज स्विचिंग ओवर द CNG इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन द पाइपलाइंस टू डिलीवर द CNG थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पंप एंड इंश्योरिंग द अनइंटरप्टेड सप्लाई। शुरुआत में दिक्कत है, समय के साथ और बेटर हो जाएगा। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स टेकन इन द दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग द व्हीकुलर पॉपुलेशन इंक्लूड द फेजिंग आउट ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स, पुराने गाड़ी को भी साइड करना है, यूज ऑफ द अनलीडेड पेट्रोल का यूज करना है। वहाँ पे लीड वाला पेट्रोल यूज नहीं करना है। लीड वाले पेट्रोल को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फिर ढंग से नहीं टूटेगा, जो उसको CO2 एंड H2O में टूटना था। यूज ऑफ लो सल्फर एंड डीजल, यूज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर को भी यूज करना है व्हीकल्स में। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटिन पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल एक्सेट्रा। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। आप इसको पहले नोट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप इसको नोट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। देन हम आगे बढ़ेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इसी से रिलेटेड हमारा पहला सवाल आ गया, ठीक है। कह रहा है कि विच सिटी हैज बीन रैंक द 4th इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। 41 सिटीज का जो लिस्ट बना था उसमें चौथा सबसे पॉल्यूटेड सिटी किसको कहा गया था? क्या वो कोल्हापुर था? तो नहीं, कोल्हापुर ऐसा नहीं था, नासिक भी ऐसा नहीं था, पुणे भी नहीं था, दिल्ली जो था वो था हमारा 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसको क्रॉस चेक हम करें क्या? सो क्रॉस चेक हमने किया तो हमने पाया कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, करेक्ट है, सही है, सटीक है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, जो भी कह लो। तो हमारा डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए वैसे कि एक बार देखने से भी ये समझ में आ जाएगा। आगे दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? दूसरा सवाल कहता है कि बाय द एंड ऑफ 2002 के एंड होते तक बसेस ऑफ दिल्ली वेर कन्वर्टेड टू रन ऑन। किस पे रन करवाना शुरू कर दिया? डीजल से पहले चलता था, पेट्रोल पे कर दिया उसको? नहीं। CNG पे कर दिया तो हाँ, डीजल को डीजल रहने दिया तो ना, ऑल ऑफ देम वाली कहानी नहीं। CNG के साथ हम जाना पसंद करेंगे। CNG पे कर दिया ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। क्रॉस चेक भी हमें बताता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है CNG वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमसे क्या कहता है, राइट। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन दिल्ली टू रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा स्टेप जो है वो लिया गया? तो कह रहा है यूज ऑफ लीडेड पेट्रोल। पहला ऑप्शन कह रहा है यूज ऑफ लीडेड पेट्रोल, उल्टा कह दिया है, दैट इज वाई ये गलत होगा। लीड वाला पेट्रोल यूज नहीं करना है। यूज ऑफ हाई सल्फर पेट्रोल, ये भी नहीं यूज करना है, उल्टा बोल दिया है। कह रहा है यूज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ये भी गलत, उल्टा बोल दिया है। पुराना इंजन, पुरानी गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करेगा। कह रहा है यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन दी व्हीकल, तो व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करना है। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं, तो क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप इसको भी नोट करेंगे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, दैट इज की हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई CNG इज बेटर देन फ्यूल कंटेनिंग व्हीकल्स। तो CNG की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है विच बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली। दिस गैस इज चीपर देन फ्यूल एंड थीव्स विल नॉट अटैक एंड CNG इज बेटर देन फ्यूल कंटेनिंग व्हीकल्स। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं।
तो बस वही कहने का मतलब है कि सीएनजी जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसको जब हम यूज़ करते हैं इसमें कंबशन बेटर है। कंबशन बेटर है तो ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन जो है उसको कई हद तक कम कर दे रहा है। दूसरी चीज़ की ये बहुत ही सस्ता है, अगर हम कंपेयर करें डीजल और पेट्रोल के मुकाबले तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखता है कि सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, पहला पॉइंट। दूसरा कि दिस गैस इज चीपर देन अदर फ्यूल एंड थीव्स विल नॉट अटैक, सो हेंस सीएनजी इज बेटर फ्यूल कंटेनिंग व्हीकल्स। तो इसको भी आप क्या करें, अब इसको नोट करें। फिर हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। काफ़ी बेसिक, काफ़ी ज़्यादा आसान। कहना है कि द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। सीएनजी के फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, सीएनजी इज नथिंग, दिस इज द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सो आप इसको करेंगे नोट, आप इसको करेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया अपने इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन को। ये हमारे पूरे सिलेबस का आखिरी लेक्चर का आखिरी मिनट। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। आप इस पूरे प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को देख के आप अपने एग्जामिनेशन में सच में रॉक कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट है आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं डाउट। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है आपको फ्रॉम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम टू हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी सबकी तैयारी करवा रहा है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। एक और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कि ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com। आना है, अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर पे जाना है, वीडियोस को एंजॉय करना है और एग्जामिनेशन में रॉक करना है। हमने जितना भी पढ़ा है इन सबको हम बिल्कुल अच्छे से दिमाग में है, हमारे हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से जाना है, समझा है, पढ़ा है, और एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी हमसे पूछा जाएगा हम बिल्कुल ही डिटेल में और बिल्कुल ही सटीक लिख के आएंगे और पूरा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इन्हें अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।